जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नेपाल के नए प्रधानमंत्री का भारत को लेकर क्या रुख है। मलेरिया के खिलाफ भारत को मिली बड़ी कामयाबी, प्रधानमंत्री के नॉर्थ ईस्ट दौरे के दौरान घोषित अहम योजनाएं और सबसे जरूरी भारतीय रक्षा क्षेत्र की आने वाली रफाल डील। दोस्तों, ये सभी अहम जियोपॉलिटिकल अपडेट्स हैं जो आपको मेनस्ट्रीम मीडिया में शायद ही देखने को मिले, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं नेपाल के सियासी संकट की, जहां जेएनजी के जोरदार विरोध के बाद वहां की सरकार गिर गई। अब बड़ी खबर यह है कि नेपाल के पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला काकरी को नेपाल का अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा रहा है, जो कि नेपाल की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री होंगी। आपको बता दें, 1952 में विराटनगर में जन्मी सुशीला काकरी ने बीएचयू और त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। 1989 में वकालत की शुरुआत की और 2010 में सुप्रीम कोर्ट की जज बनी। साल 2016 में वह नेपाल की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रही और 2017 तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्य किया। CNN न्यूज 18 को दिए गए एक इंटरव्यू में सुशीला काकरी ने खुद को भारत का दोस्त बताया। उन्होंने कहा कि बीएचयू में बिताए गए सालों ने उनकी जिंदगी पर गहरा असर छोड़ा। काकरी ने भारत नेपाल रिश्तों में मजबूती और भारत की सहयोगी भूमिका की सराहना की। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कहा कि उनकी छवि उनके मन पर अच्छी छाप छोड़ती है। वैसे जब से नेपाल में चीन का प्रभाव बढ़ा है, तभी से वहां के बड़े हिस्से के लोगों को यह लगने लगा है कि भारत उनके खिलाफ है और उन पर दबाव डालता है। इसी वजह से नेपाल में भारत के प्रति नाराजगी और नफरत की भावना भी बढ़ी है। अब बड़ा सवाल यह है कि सुशीला काकरी के प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या भारत और नेपाल के रिश्ते में सुधार देखने को मिलेगा? इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं भारत को मिली मलेरिया वैक्सीन की बड़ी जीत की। दोस्तों, इस हफ्ते भारत ने मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ा कदम उठाया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने देश का पहला स्वदेशी मल्टी स्टेज मलेरिया वैक्सीन एडफाल्सीवैक्स को 5 कंपनियों को लाइसेंस कर दिया है। इनमें इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड, टेक इनोवेशन लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड, पैनासिया बायोटेक लिमिटेड, बायोलॉजिकल ई लिमिटेड एंड जाइडक्स लाइफ साइंस शामिल है। यह वैक्सीन प्लाज्मोडियम फाल्सिफरम संक्रमण को रोकने में सक्षम है, जो मलेरिया का सबसे घातक परजीवी माना जाता है। खास बात यह है कि यह वैक्सीन संक्रमण को खून में जाने से पहले ही रोक देती है और ट्रांसमिशन को भी ब्लॉक कर देती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह किफायती है, आसानी से बनाई जा सकती है और कमरे के तापमान पर 9 महीने से ज्यादा असरदार रहती है। भारत का लक्ष्य है कि 2027 तक देश में स्थानीय स्तर पर होने वाले मलेरिया मामलों को शून्य कर दिया जाए और 2030 तक पूरी तरह से मलेरिया फ्री बन जाए। हालांकि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्य में अब भी मलेरिया हॉटस्पॉट मौजूद है, खासकर आदिवासी और बॉर्डर इलाके में। हाल ही बाढ़ के बाद दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद जैसे शहरी इलाकों में भी मलेरिया के केस बढ़ रहे हैं। सिर्फ दिल्ली में ही सितंबर 2025 तक 264 केस सामने आए, जो पिछले 4 सालों में सबसे ज्यादा है। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024 के मुताबिक भारत ने पिछले एक दशक में मामलों और मौतों को 80% से ज्यादा घटाया है। 2017 में जहां 64 लाख केस थे, वहीं 2023 में घटकर करीब 20 लाख रह गए। मौतों का आंकड़ा भी 11,100 से घटकर सिर्फ 3,500 तक आ गया है। अब माना जा रहा है कि एडफाल्सीवैक्स भारत के जांच, इलाज और निगरानी रणनीति के साथ मिलकर इस बीमारी को खत्म करने की रफ्तार तेज कर सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि यह स्वदेशी वैक्सीन मलेरिया को जड़ से खत्म करने में गेम चेंजर साबित हो सकता है। अगली अपडेट भारत के नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट को लेकर आ रही है, जिसमें पहली अपडेट मिजोरम से है। दोस्तों, 172 साल बाद मिजोरम की राजधानी आइजोल अब भारतीय रेल नेटवर्क से जुड़ने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेरांगी सेरांग ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का उद्घाटन किया और इसके साथ ही पहली राजधानी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई, जो आइजोल और दिल्ली के बीच चलेगी। यह राजधानी एक्सप्रेस हर हफ्ते चलेगी और 2510 किलोमीटर की दूरी लगभग 43 घंटे में तय करेगी। इसके 31 बड़े स्टॉप होंगे, जिसमें गुवाहाटी, न्यू कूच बिहार, न्यू जलपाईगुड़ी, मालदा टाउन, भागलपुर, पटना और कानपुर जैसे प्रमुख स्टेशन शामिल है। 51 किलोमीटर लंबा बेराबी सेरांग प्रोजेक्ट एक ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा है। इसे 2008-9 में मंजूरी मिली थी और प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में इसकी आधारशिला रखी थी। इस परियोजना पर 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आई है और इसमें 48 सुरंगें और 150 से ज्यादा पुल बनाए गए हैं। यह मार्ग न सिर्फ मिजोरम को रेलवे नक्शे पर लाएगा, बल्कि स्थानीय लोगों को सस्ती और आसान यात्रा का विकल्प भी देगा। अभी तक सिलचर से आइजोल तक सड़क यात्रा में करीब 1,000 रुपए का खर्च आता था, जबकि अब ट्रेन से यही सफर 80 रुपए से भी कम में हो जाएगा। इस लाइन पर भारत का दूसरा सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज भी बनाया गया है, जिसकी ऊंचाई 114 मीटर है, यानी कुतुब मीनार से 42 मीटर ज्यादा। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि
इस लाइन से गुवाहाटी से आइजोल का सफर 16 घंटे से घटकर 12 घंटे और सिलचर से आइजोल का सफर 7 घंटे से घटकर सिर्फ 3 घंटे का रह जाएगा। अगली अपडेट मणिपुर को लेकर है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मणिपुर के चुराचांद जिले से 73,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में 3,647 करोड़ रुपए की मणिपुर अर्बन रोड्स, ड्रेनेज और एसेट मैनेजमेंट सुधार योजना और 550 करोड़ रुपए का मणिपुर इंफोटेक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शामिल है। इसके अलावा 9 कामकाजी महिलाएं हॉस्टलों का शिलान्यास किया गया, जिनकी लागत 142 करोड़ रुपए बताई जा रही है। स्वास्थ्य क्षेत्र में 105 करोड़ रुपए की सुपर स्पेशलिटी और अन्य हेल्थ केयर सुविधाओं की भी नींव रखी गई। ग्रामीण संपर्क, शिक्षा और पर्यटन से जुड़ी 102 करोड़ रुपए की योजनाएं भी इस सूची में शामिल है। इसके साथ ही इम्फाल स्थित खोमान लंपक खेल परिसर में 36 करोड़ रुपए की लागत से मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम और तेंगनोपोल सेक्शन में 502 करोड़ रुपए की लागत से NH 102A के अपग्रेडेशन का भी शिलान्यास हुआ। अगली अपडेट भारत राफेल डील को लेकर है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने रक्षा मंत्रालय को मेड इन इंडिया के तहत 114 राफेल फाइटर जेट्स की खरीद के लिए प्रस्ताव सौंपा है। इन जेट्स का निर्माण फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन भारतीय एरोस्पेस कंपनियों के साथ मिलकर करेगी। करीब 2 लाख करोड़ रुपए के इस सौदे में 60% से ज्यादा स्वदेशी तकनीक शामिल होगी। बताया जा रहा है कि यह प्रस्ताव जल्द ही डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड के सामने रखा जाएगा, जिसकी अध्यक्षता रक्षा सचिव करते हैं। अगर इसे मंजूरी मिलती है तो यह अब तक का सबसे बड़ा राफेल डिफेंस डील होगा। भारत के पास पहले से ही 36 राफेल विमान हैं और नौसेना ने भी 36 नेवी वर्जन राफेल का ऑर्डर दिया है। इसके बाद वायुसेना के पास राफेल की कुल संख्या 176 तक पहुंच जाएगी। यह प्रस्ताव ऐसे समय पर आया है जब ऑपरेशन सिंदूर में राफेल ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और चीन के PL-15 एयर टू एयर मिसाइल को स्पेक्ट्रो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट के मदद से मात दी। भारत में बनने वाले नए राफेल मौजूदा स्कैल्प मिसाइल से भी अधिक तेज वाली एयर टू ग्राउंड मिसाइल से लैस होगी। डसॉल्ट एविएशन हैदराबाद में राफेल के M88 इंजन के लिए मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल सुविधा स्थापित करेगा। टाटा जैसी भारतीय कंपनी इस प्रोजेक्ट में अहम भूमिका निभाने वाली है। भारतीय वायुसेना को फिलहाल नए लड़ाकू विमानों की सख्त जरूरत है। भविष्य में इसकी रीढ़ सुखोई 30 MKI, राफेल और स्वदेशी विमान परियोजनाएं होगी। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को और राफेल की मंजूरी देनी चाहिए, हाँ या ना? हर पल जियोपॉलिटिक्स में नए फेरबदल हो रहे हैं। देश दुनिया हर दिन नए मोड़ पर जा रही है और ऐसे में अगर आप हर दिन महत्वपूर्ण और एक्सक्लूसिव जियोपॉलिटिक्स अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में देश दुनिया से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।